और लीजिए मित्रों, अब
मैं आपका ही आदमी हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं मारवाड़ का बेटा हूँ, मेरी समस्याएं बहुत दूसरी है। तो तू कितना ऐसा बैठ गया जो उठामड़े में बैठा हो ऐसी शक्ल बना। एक तो तेरे बातें इतनी अश्लील करता है। आज इतनी संस्कृत सुना रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा। मैं एक बार चेन्नई एक प्रोग्राम में गया तो बाकी सब तो ठीक है, एक आए, मैं उस दिन संचालन कर रहा था, पहले करता था आज से 20 साल पहले, अब तो छोड़ छाड़ दिया। छोड़ क्या दिया, भूल ही गया मैं तो अब कैसे होता है। जब करता था उस जमाने में सत्यन जी एक आए, बोले साहब एक कभी संस्कृत किया, तो मैंने कहा क्या करना है, तो बोले आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके सुनाना है। मैंने कहा सामने वालों को संस्कृत आती है क्या, बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर कर देंगे। फिर क्या दिक्कत है, जरूर कर देंगे। आया और उसने पहला वाक्य बोला, बोला स्त्री से चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी पंक्ति बोली, बोली देवो न जानी कुतो मनुष्य। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको कुत्ता खाक जाने का। अरे बोले ये कैसा अनुवाद हो रहा है। मैंने कहा अपने तो ऐसा ही हुआ भाई, अपन मारवाड़ में पढ़े, वहां हमको ऐसा ही पढ़ाते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मैं इसका अनुवाद करता था तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूं। बहुत अच्छे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गमय 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 तो गमय, नहीं तो नहीं गमय। तो ये आनंद का काम है, ये अपनी समस्या है दिनेश भाई। आपकी फटी जेब से गिर गया दिन, हमारे तो फटी जेब से भी कुछ नहीं गिर सकता। मारवाड़ी आदमी की जेब से गिर जाए ऐसी जेब पैदा नहीं हुई दुनिया के अंदर। आप मेरे पिताजी से कभी नहीं मिले, उनकी जेब का कमाल मैं बताता हूं आपको। क्लास में मुझे टीचर में, मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। इतने, अरे मैं शबीना जी बता रहा हूँ, इतना ये जेब से मुझे याद आया, इतने जबरदस्त पिताजी हैं। सत्तन जी के क्लास में टीचर आए, मुझे गणित पढ़ा रहे थे, मैं खड़ा हो गया, अरे तू रख दे मेरे भाई मोबाइल जेब में यार, ना तो खुद देख रहा है, ना मजे ले रहा है, ना कुछ कर रहा है, बैठ जाना। आनंद से ये लेके बैठ गए। सारा देश ने एक तो काचा बादाम दुखी कर रखा है यहाँ पे। ले देखे काचा बादाम, कमाल कर रहे हो यार। पिताजी की जेब की बात याद आई। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए। मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं ना अपने, उदाहरण देके। ललित भाई साहब वो 3 बिंदु बना देते, माना कि हमारे पास, फिर नीचे 3 बिंदु उल्टे, चूंकि पहले सीधे 3 बिंदु, फिर उल्टे 3 बिंदु, समझ भी नहीं आया 3 बिंदु जीवन में काम ही क्या आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गुणनखंड पढ़ाया, गुणनखंड जीवन में काम नहीं आया मेरे। 2 × 2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आज तक काम नहीं आया मेरे। ये पढ़ाया क्यों, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ा, नहीं मालूम, जीवन में नहीं काम आया मेरे। इटली की राजधानी रोम है तो मैं क्या करूं यार। होगी, मेरे क्या लेना देना, मेरे को जिंदगी में नहीं जाना वहां। तब मैं कह रहा हूँ, पढ़ा रहे थे टीचर मैथमेटिक्स, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब। मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है मतलब, क्या हो सकता है? अश्लील आदमी। ये मेरा बाप की पैंट है, तेरे पिताजी की धोती नहीं है, मुझे मालूम है क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, कंगा हो सकता है, हिसाब के कागज हो सकता है, कुछ भी चीज तेरी तरह थोड़ी है। क्या हो सकता है, अश्लील आदमी एक नंबर। मेरे को बोला भाई साहब, मुझे मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है, बोले बदला। इतना अश्लील, एक नंबर का अश्लील आदमी। मेरे पिताजी की पैंट की बात कर रहा है तू। तो बोले पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब। मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूं, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब। मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे, मेरे बाप है, अद्भुत बाप है। आप तो ललित जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनके पिताजी के दोस्त थे जयशंभू साहब, उनके दोस्त दोनों बहुत बचपन के खास मित्र रहे। ललित भाई साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनका छोटा भाई विक्रांत गटकू, वो मेरा दोस्त रहा बचपन में। मैं सही बता रहा हूँ, उसके साथ में एक बार अमचूर कूट रहा था बालोतरा में। एक सच्ची घटना, आप में घर है बारे। मेरे मामा जी 1 रुपया देके गए थे मेरे को, मैंने अमचूर खरीदी, मैंने और गटकू ने कूट रहे थे। ये बिल्कुल कवि सम्मेलन की घटना याद आ गई आपको देख के। पिताजी याद आए तो घटना याद आ गई। मैं तो उनसे पूछ नहीं पाया, आप जरूर पूछना कभी मिलो तो। मैं सीधा साधा अमचूर कूट रहा था, मैंने कहा शक्कर में मिला के खाऊंगा। कटोरी आती है ना वो, मैं और गटकू दोनों हम कूट रहे थे।
मेरे पिताजी उधर से निकले, उन्होंने मुझे देखा, आवाज लगाई, मैं गया पीछे, घर का ताला लगा हुआ था, चाबी खुद ने दी, ताला खोल, ताला मैंने खोलते ही दिया एक। मेरे यहां से आज तक समझ में मेरे को नहीं आया, आपको मिले जरूर पूछना, उनका दुख क्या अमचूर था, या जिस जगह बैठ के कूट रहा था वो था, या मेरे मामा जी ने 1 रुपए दिए, मैंने उनको नहीं दिए इसलिए कूटा। मतलब कूट देते थे कभी। मेरे पिताजी अटन ही नहीं थे, भाई भिखारी आया, उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस मिला मेरे पिताजी से, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए, इन्होंने आजमूला दी। कि जब वहां से, अरे यार बंद कर दे भाई, मेरे करेगा क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास जवाब है इस चीज का? पूरी दुनिया इस दौड़ में दौड़ रही, किसी के पास जवाब नहीं है कि इसका करेंगे क्या। हद हो गई है यार, फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं हुए, बच्चे का डायपर हो गया, घर 5 मिनट में चेक करना जरूरी है, कमाल ही हो गया यार ये तो, क्या बात। अद्भुत। तब मेरी लाइनें ले जाइए कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात, वाह वाह। नहीं गुरुजी, जीवन खत्म कर दिया इसने। वाह, हर मतलब करोगे क्या आप यार? चलो ठीक है, जरूरी है जीवन में, जहां तक जरूरी है उसके लिए जरूरी है, पर झूठ बोलने वाली मशीन है एक तो। मैं आपको बहुत ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूं, जिंदगी में आपको ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा। कोई अचानक कोई आदमी मोबाइल फोन पे बात कर रहा हो और उसका स्वर मीठा हो जाए, हेलो, अचानक शबीना जी सीधे सीधे बात करते हेलो, तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। ये सच है, ये बिल्कुल सही है सत्यन जी। बाकी अपनी औरत से आदमी ऐसे बात करे, सवाल ही नहीं। ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। अपनी औरत से जॉनी जब आदमी बात करता है तो पूरा वाक्य बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है, वो भी 2-2 बार, हेलो हेलो, हाँ हाँ, दुकान माते, खा लियो, फोन रख। भाई वाह शैलेश, क्या बात। अब समझ में आया कि पैसे क्यों लेता हूं। कह रहा था खुद लेते, हमको नहीं दिलाते। समझ में आया तुमको? क्या बात है, क्या बात। दूसरों की कमाई से जलने वाले इंसान, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का अजगर करे ना चाकरी, संजय करे ना काम। इसको आज काम दो, 3 दिन बाद करता है। मैं इसको बता, इसको ये तो मिला मेरे पिताजी से भी। 2 घटनाएं लेटेस्ट हुई, एक तो पुरानी और एक कल ही हुई है। पुरानी हुई, आया मेरे पिताजी के पास जब पहली बार आया, ये चूंकि कवि सम्मेलन के मंचों पे सत्तन जी ने से बताया 41 साल से मैं कविताएं कर रहा हूँ, तो बड़ा प्यार करते हैं, इज्जत और सम्मान करते हैं, तो प्यार से आचार्य कहते हैं। तो आया कि सब आचार्य से मिलने आया हूँ, मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। तो पिताजी, तो मेरे पिताजी बोले एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इसको लगा शायद सुना नहीं है, बोले साहब मैं बहुत बड़ा देश का संचालक कवि, तो 2 कुर्सी लेने बैठ जा। ऐसा क्या है? और कल लेटेस्ट जब ये बाड़मेर आने वाला था विष्णु जी, तो ये रुका मेरे पिताजी के पास। वो उनको अभी किडनी फेल हो गई है दोनों, तो तकलीफ में हर चौथे दिन डायलिसिस करना, लेकिन हाथ से खत्म नहीं हुआ है उनका। ये आया बैठा, ये भी उनको चूंकि पिताजी ही बोलता है, सारे प्यार से सारे वही करते हैं। पिताजी मैं आपको बताता हूँ, हुआ यूं कि एक जगह वाल्मीकि रामायण में लिखा और संस्कृत से 4-5 श्लोक जो है इसने टिका है, जो भी। मेरे पिताजी ने काफी देर तो सुना, हाथ से खत्म नहीं हुआ है अभी भी। फिर बोले देख भाई संजय, मैं यूं भी बहुत तकलीफ है। सही बात। ये कल की घटना है। सही बात, ये कल की घटना है। तो जीवन में हाथ से बना देना चाहिए शबीना जी। और ये हाथ से हमारे मारवाड़ियों से ज्यादा कोई नहीं समझता। हमसे ज्यादा कौन समझेगा मुझे बताओ? हम तो अद्भुत लोग हैं, हमारे जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मारवाड़ का आदमी दुनिया में, मैं जिंदगी में जहां जाता हूं छाती ठोक के, साहब आपने शैलेश उड़ा को बना दिया और न जाने क्या जैसा ये कहते हैं। मैं तो अपने आप को वही सामान्य इंसान पाता हूं, इस जोधपुर का बेटा, इस मारवाड़ की धरती का बेटा। तब मैं ये कहता हूं, मैं जहां जाता हूं दुनिया में, जिस देश में जाता हूं, सीना तान के कहता हूं कि हाँ मैं मारवाड़ी हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हैं, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे भीतर है, वाह, वो हमारे भीतर, वो जिंदा रहना चाहिए।
क्योंकि हमारा कमाल है साहब। मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खासतौर पे जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाड़मेर में इस बड़ी संख्या में इतने लोग आए आज। कितने आपका लोक बंधु साहब कमाल कर दिया आज आपने, इतनी भीड़ यहाँ पे जो इकट्ठी की है, अद्भुत है ये कार्यक्रम। मैं बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा था, मैं आने के पहले थोड़ा सा जरूर आई वाज स्केप्टिकल, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या कार्यक्रम, लेकिन रात के मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा अभी इस वक्त, 1:30 बजे, 1:30 बज रहा, 1:30 बजे एक आदमी उठ के नहीं गया और इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मतलब मैं आपको सलाम कर रहा हूँ साहब। क्या अद्भुत बात है, इतने लोग, ये कमाल है आप लोगों का, यकीन मानिए। तो हमारी जो जितनी, हाँ कहीं भी हो, हाँ आपके मित्र है, नहीं अगली बार बोले तो त्र बोल दे, तर नहीं बोल दे, मित्र है। ये उच्चारण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके मित्र है, हमारे मित्र है, पीछे मेरा चित्र है, मैंने लगाया इत्र है, तू बैठा कित्र है, पाँव में तेरे चित्र है ना, ठीक है। तो यही कमाल है अशोक, अपने पास है क्या, यही कमाल है। तू टांगो क्या कर रहा है, नीचे बैठ आराम से, सोफा मिलते ही ऐसे हो गया बस। छोटा भाई है, बहुत प्यार करता है। जितने लोग यहाँ बैठे, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप मेरा आंदोलन समझ लीजिए, मैं हर जगह कहता हूँ। देखिए आजकल ये जो दौर चला है ना, अंग्रेजी इंग्लिश है ना, अंग्रेजी नहीं आया तो मतलब समझने में कुछ आता ही नहीं, मतलब अंग्रेजी आना इतना ज़रूरी नहीं है, आप समझिए। आप मैं क्या करूँ, इस देश की भाषाएं बहुत श्रेष्ठ हैं सब, तमाम भाषाएं उठा ली आपने। बहुत मेरे को सब कैमरे नजर आते हैं, इसको घुमा दे। नहीं वो दो ही बंद कटे हुई क्या, मैं ध्यान है, घुमा दो ना, थाने तरफ घुमा दो, मैं गेलो हूँ एड़ो थाने लागे, इसको बंद करो प्लीज, क्योंकि आपके पास नोटिस आएगा, मेरा तो कुछ नहीं, जिसका भी पेज होगा उसके पास नोटिस आ जाएगा 2 दिन में, तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, वो 10 मिनट में स्ट्राइक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा तूने बता दिया स्ट्राइक, मेरे को तो वर्ड भी पता नहीं था, अपने तो स्ट्राइक कॉलेज में ही की थी बस। जो मैं कहना चाहता हूँ समझिए, दुनिया में इतनी श्रेष्ठ, हिंदुस्तान की कोई भाषा हो, आप महाराष्ट्र में रहते, मराठी इतना अच्छा साहित्य रचा गया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब भाषाएं सिखाइए। भाषाएं सीखना ये योग्यता की बात है, काबिलियत है, सीखा जाना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो आजकल की माँ है ना, अपने बच्चों को ओनली इंग्लिश ओनली इंग्लिश, अरे बेचारे को आपने आतंक मचा रखा है बच्चे को। ओनली इंग्लिश, नो ओनली 2 बिस्किट बेटा, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, भाषा कही हैंड में, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, ओनली इंग्लिश। आप समझिए, आप हर भाषा सिखाइए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं संस्कृति बचाने के अभियान में आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात से जुड़िए और कहिए। आप दुनिया की हर भाषा सिखाइए। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हम बोलते हैं, बड़ी श्रेष्ठतम भाषा है। अंग्रेजी वो वैसे ही बोल लेंगे स्कूलों में, वो बोलेंगे ही, उनको बोलना पड़ेगा स्कूलों के अंदर, वो सीख जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तरक्की के लिए आने, उन्हें दुनिया की हर भाषा सिखाइए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बात, क्या बात, वाह। क्योंकि भाषा समाप्त होती है तो संस्कृति समाप्त हो जाती है। भाषा को समाप्त मत होने दीजिए। वाह। आप मेरी इस पीड़ा को समझना, जो मैं अगली बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा। गांव में कोई एक बुजुर्ग का देहावसान होता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। वाह। फिर कोई दूसरा धोती पहनने वाला नहीं बचता, एक भाषा बोलने वाला नहीं बचता। क्या बात, वाह वाह। तो संस्कृति समाप्त हो जाती है। और हमारी भाषा का सौंदर्य तो अपना है, हम तो कहने की भी जरूरत नहीं, बगैर कहे कुछ कह देते हैं। गुरुजी बगैर कहे कुछ कह देते हैं। शबीना जी, आप प्रेम के गीत, दिनेश प्रेम के गीत पढ़ रहे थे, तो मौसम में बारूदी और वो दिया सलाई है। मारवाड़ी आदमी पहली बात तो प्रेम करे तो लिखे क्यों? करे, ये करने की चीज है, लिखने की चीज थोड़ी है। इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी होता है, करे। और हम तो प्रेम का गीत ऐसे पढ़ते हैं, दिनेश भाई सुनना, बगैर कुछ कहे पूरा श्रृंगार का प्रेम का गीत खत्म। हमारे प्रेम का आप निवेदन देखो, किसी को बहुत खूबसूरत दिखे अशोक, तो हम पूरा गीत करते ही नहीं, बिना कुछ बोले। इससे बढ़िया कोई हो सकता है? कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य, अद्भुत भाषा है हमारी भाषा का सौंदर्य मैं आपको बताता हूं। सुनना संजय, मजा आ जाएगा। अशोक, दिनेश भाई सुनना, हमारी भाषा का सौंदर्य। हमारे एक तो क्या, आजकल किसी का पेट बाहर निकला हुआ ना था, उसको कह दो तेरा पेट बाहर निकला हुआ है। मारवाड़ का सौंदर्य मैं आपको बताता हूँ। आप किसी महानगर वाले व्यक्ति को कहो कि भाई साहब आपका पेट बाहर आ गया, नहीं कहा, तुरंत अंदर खींच लेगा, इतना कॉन्शियस होता है। नहीं सवाल ही नहीं बिल्कुल नहीं, फर्स्ट क्लास।
कोई और मध्यम वर्ग नगर का हो, उसको को तेरा पेट भरा आ यार थोड़ा आजकल खाने में ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करूंगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, मारवाड़ी को बोलो तेरा पेट भर गया, थारे बाप रो खाओ गई। ये हमारा सौंदर्य है। तारके लेने पेट मारो है। हाँ सही बात है। मारवाड़ में सबसे कोई किसी का यहाँ पे दोस्त होता ही नहीं, दोस्त नहीं होता, वो हमारा चेलो है। इधर दोस्त नहीं होता था, चेलो अपने चेलो छर्रा में, इधर चेला ही है, पट्टो ज्यादा हूं ज्यादा आर भाई। और यहाँ खुद की गलती से कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, खुद की गलती कभी होती नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए ओ माई नान घुस गयो। माई नान की कर घुस गयो रे भाई। और खुद का पेट्रोल कभी कोई खर्च नहीं करता। सवाल है मोटरसाइकिल दे तो उत्तर लाई जाना हो, अब वो लाई क्या उत्तर दे। वाह बहुत अच्छा। लेकिन मजा इस बात का है, मोटरसाइकिल मांगने का मजा नहीं है, वापस आके क्या कहेगा ये देखा, गाड़ी कहाँ मांगे। जॉनी ये हमारा काम है। ये जॉनी आया मेरे पास, मैंने कहा पूरी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तू मारवाड़ा, तुझे बाप का दूध दिखाता हूँ। और मैंने बताया, मैं जोधपुर में ले गया, वहाँ एक दुकान है दूध मंदिर, मैंने कहा 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। वो बगैर पैसे देके भागने लगा पीछे से, थारा बाप रो दूध है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। क्या बात। और इस भाषा में आप बच्चों के ऊपर पिले पड़ गए, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। मेरी बात को नोट करके ले जाना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूं, यहाँ के आपके जो तमाम, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, जितने लोक कलाकार हैं, जितने हमारे लंगा बंधु, मांगणियार बंधु, जितने लोक कलाकार यहाँ पे हैं, बाड़मेर और जैसलमेर की धरती पे अंग्रेजी भले ही ना बोल पाए, उनके पासपोर्ट इतने भरे हुए, दुनिया का कोई एक देश ऐसा नहीं होगा जहां जाके उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया होगा। क्या बात। उनकी आवाज सुनो आप, उनकी आवाज का कमाल देखो आप, अद्भुत, क्या अद्भुत धरती है साहब, क्या कला बख्शी गई है यहाँ पे। मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब, कमाल लोग हैं, इनको सुन के ऐसा लगता है कि आप एक अलग लोक में पहुंच जाते हैं। और दुनिया में तरक्की के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं होती, वो लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। और फिर हमारी ये औरतें आजकल, हेलो बेबी, कहाँ हो बेबी, खाना खा लिया बेबी, अरे पति है तेरा। बेबी, फिर गोदी लेते हैं, गुल्लू 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 गुल्लू। और फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाल के बाहर आ। मैंने कहा इसका आगे एलिफेंट भी लिख दे। और आजकल तो नया हो गया बाबू, मेरे बाबू ने खाना खा लिया। अगले को पता ही नहीं कि प्रेमी बेचारा कब क्लर्क हो गया साला। बाबू नाश्ता किया? हाँ क्या बोल रहा है? नाश्ता किया कि नहीं? बोल नाश्ता। अच्छा पचौरी साहब तो है नहीं, तेरे को नाश्ता कौन कराएगा? कहाँ निकल गए वो पचौरी साहब इंतजाम करके? नहीं है, कहाँ है? अब देखो किसी को नहीं पता है कहाँ, यही है। और ये कहने वाले वही है जो सरकार के उच्चतम अधिकारी हैं, जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। अब समझ में आ गया मैं काम कैसे होता है, यही है। ये ठीक वैसा ही जवाब है जो हिंदुस्तान की हर औलाद अपने बाप को देता है। कहाँ जा रहा है? अभी आ रहा हूं। हमने आज तक नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? अभी आ रहा हूं। क्यों बैठा? यूं ही। कब आएगा? थोड़ी देर में। अब थोड़ी देर कुछ नहीं पता। ये हमारे जवाब है। हम सवाल भी ऐसे करते हैं, जवाब भी ऐसे देते हैं, हमारे को पता ही नहीं चलता हम बोल क्या रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं पता। आप देखना कभी, ये मैं एक बार गया, इसके संजय के इसके 2 बेटे हैं, तो बड़ा वाला तो इशू नहीं, छोटा वाला इशू, बड़ा वाला तो क्या है? शानू। शानू। हाँ ये तो इसके घर की घटना मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना, आप सुनना। थोड़े दिन पहले, ये सच्ची घटना है, मतलब ये पत्नियों पे बहुत बोल रहा था कि पत्नी की आवाज़ चुप हो जाए, नहीं ये हो जाए, ना पूड़ी खा लिया, शर्म कर थोड़ी।
पत्नियों की इज्जत किया करो। मेरी टिप्पणी समझ में आ जाएगी तो आपको मजा आएगा, इसलिए इज्जत करा करो कि वो औरत जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया है उसने। बहुत अच्छे। आवाज बंद हो जाए नहीं, हरकतें भी तो ऐसी करता है। टीवी पे 2 दिन पहले वो रवीना टंडन, वो टिप टिप बरसा पानी चल रहा था गाना, ये भाई यूं आंख गड़ा के बैठा। छाया, ये सच्ची घटना है सत्येंद्र गुरु, सच्ची घटना। ये हरकतें ऐसी करता है, बैठा हिल ही नहीं रहा। वो खिचड़ी लेके आई, इसका खाना 3-4 मिनट खड़ी रही, इसे ही खा लो। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, और निकल गई। तो मैं अपनी भाषा के सौंदर्य की बात कर रहा था, यही कर रहा था। हमारी भाषा का सौंदर्य अद्भुत है यार, जो हमारे बातों में वजन है वो कहीं हो ही नहीं सकता। मुझे आप बताओ, एक्सीडेंट में वो मजा है क्या जो बचीड़ में आता है? यही हमारा शब्द, और बचीड़ और बड़ी और दम। मैं दी उन्हें देख, इसमें दे में जो हाथ जो पीछे जाता है, ये हमारी भाषा का हो सकता है। इसके शर्ट का रंग क्या? पीला। पीला नहीं, पीड़ो। मेरे पैंट का रंग क्या है? नीला। कालो। ये होता है पीड़ो पट, कालो कट, लाल झक और खारो जेर। ये देखो, जब तक ये सौंदर्य बोध नहीं हो, भाषा का कैसे मजा है? ये भाषा का सौंदर्य बोध है, ये तो अद्भुत है, कमाल है हमारी भाषा का। हमारे यहाँ तो आदमी भिखारी भी ऐसी बात करता है। जोधपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था, तो कमिश्नर, आपकी तो वाइफ IRS है, वो समझती है टैक्स का काम कैसे होता है। तो एक कमिश्नर अंदर बैठा हुआ था, उसने भिखारी देख कर कह दिया, उसको कहा भिखारी खड़ा हुआ है टैक्स डिपार्टमेंट का, चला जा, तेरा यह काम नहीं है। बोले रिटर्न भी नहीं भरूं। बात मजे की आगे है। और बोले भिखारी हो के रिटर्न भरता है? बोले नहीं, रिटर्न भरियो जी को भिखारी बढ़ गई हो। बहुत अच्छा। ये हमारी स्थिति है। पौने दो हो गए तो बंद करें हम, और क्या? अरे यार, हमारा जितने का तय था वो तो आधे घंटे पहले ही हो गया। रिस्क कौन ले? अभी ये कहां से याद आया यार? ये कौन था रिस्क कौन ले वाला? आप भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? बोरा साहब, निश्चित तौर पे एक कवि के लिए मैं अभिभूत हूं। आप समझना मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। ये मंच के मेरे मित्र समझेंगे, सत्यन तो रिस्क कौन ले पता है उनको, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक कवि के लिए उससे बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती। 30 साल पहले रिस्क कौन ले में पढ़ता था, पिछले 30 साल में तो मैंने नहीं पढ़ा होगा कहीं। मैं न्यूनतम बता रहा हूं 30 वर्ष, और तुम्हारे किसी की सुनी हुई भी नहीं हो। 30 वर्ष पहले की कविता किसी को याद हो? एक हिंदी कवि के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। क्या बात। ये मोहब्बत, ये प्यार। और मैं कविता बाड़मेर में भी लगभग 91 में मैंने कविता पढ़ी थी बाड़मेर में, और आज 2022 हो गया। देखो, पेमेंट इकट्ठा करने में 30 साल लगा दिए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आया हूँ, यह आनंद की बात है। चलिए, एक कविता मैं उस विषय की सुनाना चाहता हूँ जो विवेक और अशोक का विषय है, जो सत्तन जी का विषय है, और बहुत अर्थों में जॉनी का भी विषय है। जॉनी लोगों को हास्य कवि लगता है, लेकिन हास्य का कवि नहीं है। उसके भीतर जो राष्ट्र की चेतना है वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। इन लोगों का विषय है। उस विषय से मैं कविता उठाता हूँ और सुनाता हूँ आपको। ये कविता नई है, जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन इस कविता को सुनाना आवश्यक है। इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर मैं इस वीर प्रसूता भूमि पे नहीं सुनाऊंगा तो कहाँ सुनाऊंगा। यहाँ सुनाया जाना आवश्यक है। वाह। क्या मैं आपको क्या क्या मुझसे सुनना है वो तो जो कहेंगे सुना दूंगा, लेकिन क्या सुनाया जाना चाहिए वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कविता पुलवामा अटैक की अशोक ने बात की, और राजस्थान का बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है कि कविता राजस्थान की धरती पर पढ़ी जाए, इसलिए पढ़ता हूँ। इस कविता की भूमिका क्या है? राजस्थान के प्रमुख अखबार के संपादक जी का फ़ोन आया मेरे पास, और मुझे कहा कि शैलेश जी, ये घटना हुई है झुंझुनू में, और हम चाहते हैं कि इस विषय पे आप कविता लिखें। वो आज हम मुख्य पृष्ठ पे इस घटना के साथ देना चाहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं उसको क्या लिखता, घटना सुने आप। पुलवामा अटैक में झुंझुनू के हमारे एक सैनिक शहीद हो गए, शिवराम उनका नाम था। शिवराम शहीद होते हैं। शिवराम
शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। आप सुने, 9 माह की गर्भवती पत्नी सुनीता, ये इसी देश में हो सकता है वीरांगना। 9 माह की गर्भवती पत्नी जब शिवराम की अस्थियों का कलश आता है तो अस्पताल से बाहर उस अस्थि कलश को कांधा देने के लिए आती है। ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है। आप सोचें, ये राजस्थान की धरती में हो सकता है। क्या बात, वाह वाह वाह। तो राजस्थान की धरती में ये हो सकता है। तब मैंने एक कविता लिखी कि जब एक 9 माह की गर्भवती अपने पति की, एक शहीद की अस्थि कलश को कांधा देने के लिए चली आए, वो क्षण ये राजस्थान की माटी को ही नसीब है। तब मैं सिर्फ एक पंक्ति इस कविता की भूमिका में कहता हूँ। विषय अशोक का, विषय सत्तन जी का, विषय विवेक का, विषय जॉनी का, लेकिन मैं एक पंक्ति की कविता कहता हूँ। सिर्फ इससे बेहतर कुछ कह नहीं सकता इस धरती पे। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक सैनिक का शव जब लौट कर आता है, आपकी धरती तो ये वो वीरों की धरती है, और यही वो धरती है बाड़मेर और जैसलमेर। इस पूरे देश को जब ये लगा कि कौन सी धरती परमाणु बम के विस्फोट सह सकती है, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर की धरती थी। पोखरण में पोखरण में वो विस्फोट हुआ, ये वो वीरों की धरती है सा। तब मैं वो कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, मेरे नाम की एक पंक्ति ले जाइएगा। शैलेश लोढ़ा जिस तरह आपको हंसा सकता है, लेकिन शैलेश लोढ़ा जो कवि है वो ये है जो भीतर से बाहर आता है। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, क्या बहुत सुंदर, क्या बात। तब वाह, आप इस कविता की भूमिका समझें। शिवराम शहीद हो जाते हैं, सुनीता उनकी पत्नी अस्थि कलश को कांधा देने आती है। तब मैंने कहां से बात शुरू की है, सत्तन जी आप सुनना। इस विषय पे मैं नया क्या लिख सकता था। तब मैं जो नया लिखता हूं वो कहना कि एक किलकारी बोली नियति से। किलकारी, जब बच्चा पैदा होता है तो किलकारी का स्वर होता है, लेकिन वो बच्चा जो पैदा हुआ ही नहीं। बात कहां से हो रही है कि एक किलकारी बोली नियति से कि मत भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, मैंने अब तक किलकारी बोली है। किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है। लहू का रंग क्या होता है ये जिसने दुनिया देखी ही नहीं। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हूं उस पिता की संतान क्या बात, जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जिसके मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसके नेत्र में, जिसके मन में, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अद्भुत है, वाह। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। और मां तुम तो सीमा पर नहीं गई, मां तुम तो सीमा पर नहीं गई, पर तुम कितनी महान हो गई। तुम न रही, पूरा हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, ए वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके। वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चले आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां पे मेरी मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं।
तुम्हारी गर्व है कि मुझे तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है, पिता का देशभक्ति का जुनून मुझ में है, राष्ट्रभक्ति का जुनून मुझ में है, मां का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है, ये पूरा हिंदुस्तान मुझ में है। हाँ हाँ, सुनीता और शिवराम मुझ में है। क्या बात, सुनीता क्या बात। और शिवराम मुझ में है। सुनीता, ये कविता मैंने इसलिए सुनाई कि सुनाई जानी चाहिए। ये कविता आवश्यक कविता है, अगर इस धरती पे नहीं होगी तो कहाँ होगी। बहुत आवश्यक। लेकिन कविताएं सिर्फ तालियां बजाने का विषय नहीं है, कविता जीवन में उतारने का विषय है। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, मैं इससे बेहतर कुछ उनके लिए कह नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको हंसते हुए, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बांटते हुए देखता हूँ, तो मेरी पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। इसलिए ये जो लोग हैं, बहुत सुंदर, वाह वाह, इनका सम्मान कीजिए और आप मस्त रहिए, बहुत आराम से रहिए। बिल्कुल आप तो, क्योंकि इतने हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं, मैं इनकी तरह तो हूं नहीं कि बार बार कहूंगा ताली बजाओ, नहीं, सवाल ही नहीं, इनकी आदत खराब है। नहीं, सवाल ही नहीं, मस्त रहो आप तो। आपको क्योंकि देखिए क्या है, जब अपने आप इतनी, क्योंकि इसकी आदत खराब है। संजय झाला की शादी हुई, पहली रात को बीवी के कमरे में गया, घूंघट उठाया और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। वो थोड़ा शर्मा ही, बोले शर्मा मत, ताली बजा। आदत खराब है। इसकी आदत एक जमाने की बताता हूं मैं आपको। इसकी आदत ऐसी थी, प्राण जाए पर मोजा न जाए। कई कई दिन तक मोजा इसका त्वचा बन गया था, उतारता ही नहीं था। सत्तन जी, 2 किलोमीटर दूर से पता चलता था कि संजय आ रहा है। मोजा ही मोजा। यही अपना मजा है, ये आनंद है, शब्द का खेल यही है। मुझे आ रहा था, कहीं से भी आ जाए तो देख रहा है, बोले यार आज भाई साहब यार, शैलेश भाई यार आज मेरे को भूख, आपने हॉस्टल में रहता था तब ये, तो क्या आज अब हॉस्टल में खाना नहीं बनाया, कहीं खाना खाने आप इंतजाम करो। मैंने कहा देख भाई शाम को शादी में जा रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ चलना, पर शर्त ये कि मुझे बदल के आएगा। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा दिलाऊंगा मैंने नए मोजे दिलवाए साहब। ये शादी में टाइम पे पहुंच गया, मैं भी पहुंचा, मैंने प्लेट उठाई, वही मोजे। मैंने कहा तेरे को सुबह नए दिलवाए थे ना? हाँ ये रे नए पहने हुए। तो मैंने कहा ये बदबू कहां से आ रही है? बोले वो ये रे। आदत खराब है, आदत इतनी खराब है इन लोगों की। इसका एक जमाने का था, ये जब स्कूल में था, पढ़ता तो क्या था अपने होता ना निबंध लिखिए, इसके निबंध का एक ही विषय होता था। कोई विषय दे दो, लिखता भैंस पर ही था। विषय कोई लिखना भैंस पर। एक इसकी प्रिय 4 पंक्तियां थी। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी है। इसका सदैव भैंसों में इंटरेस्ट रहा है। तो एक नए टीचर आए, उन्होंने एक नया विषय दिया, बोले आज लिख के बता। इन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार। अब अगले ने लिखना शुरू किया। शबीना जी आदत इसकी, इसने लिखना शुरू किया। अब कैसे लिखा? कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बकरे बनवाए। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती। आदत खराब है। इस आदत का क्या करेगा चांद, और क्या करेगी चांदनी? कुछ नहीं कर सकती, कुछ कर ही नहीं सकता। आदतें होती है ना ऐसी। जैसे मैं बताता, मेरे पिताजी की आदत ही नहीं कि पैसे खर्च करें। रात को उन्होंने एक डॉक्टर का फोन किया, आप सुनना जॉनी, डॉक्टर को फोन किया कि साहब आपको किसी को दिखाना है तो क्या लेते हो? बोले घर पे आता हूं तो रात को 2 बजे। हाँ, रात को 2 बजे फोन करके पूछ रहे हैं कि कोई बीमार हो जाए तो क्या लेते हो? बोले क्लिनिक पे मिलता हूं तो 50 रुपए और घर पे आता हूं तो 500 रुपए। बोले पहुंचो क्लिनिक पे, आ रहा हूं। रेट तो तुमने बताइए ना। रात को 3 बजे उन्होंने किया है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। रात को 3 बजे डॉक्टर के घर गए, 3 बजे हैं, कहीं से साहब कोई घर पे बीमार है, चलो देखो देखना है, क्या फीस है आपकी? उस वक्त डॉक्टर की 300 रुपये थी। 300 रुपये फीस है, चलो साहब। डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, बिठाया, बोले कहाँ चलना है? मेरे पिताजी बैठ गए पास में। घर आया, घर रोका, बोले कहाँ है मरीज? बोले कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला 600 मांग रहा था। ये हम जानते हैं। हाँ, मारवाड़ी आदमी टाइमिंग के एक्सपर्ट हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कब क्या करना चाहिए हमें पता है। मेरी इस टिप्पणी बहुत मशहूर टिप्पणी हुई, आप समझना कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट हैं, हम टाइम पे करना जानते हैं सब कुछ चीज़। हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग।
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। नरपत सिंह जी, 1 सेकंड जल्दी उठा लो, कठोर का कठोर। 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। फिर आदमी जिले का कलेक्टर ही क्यों नहीं हो, ढूंढता जरूर है किधर गया यार ये। ये अद्भुत बात है और यही जीवन में होना चाहिए, इसी की मस्ती है सर। चलिए, आपको कार्यक्रम के अंत में 5-7 मिनट और, वो 1 घंटे की कविता यार। अच्छा, मतलब आप घड़ी मार कर नहीं बोनी जी। खिचड़ी, अरे साहब ये कौन सी है? ये कौन सी, मैं भी सोच रहा हूं। हो सकता है अभी खिचड़ी तो बनानी है, जल्दी बन जाएगी। मैं समझ गया कौन सी बातें कर रहे हैं। मैं देखो सुनाता हूँ साहब, देखो जो मन में आया वो सुना देता हूँ। हाँ, आप बोरा साहब, और रिस्क कौन ले मुझे याद भी नहीं, मैं खुद ही भूल गया साहब। इन वर्षों में बहुत सारी चीज़ें भूल गया, लेकिन आपकी मोहब्बतें इतनी हैं साहब, आप जिस तरह से कविताएं याद रखते हैं और इतने सालों बाद याद रखते हैं। मैं स्कूल के मैदान में आया था शायद, तब वो हॉस्पिटल के पीछे हुआ करता था स्कूल का, हाई स्कूल। हाँ, वो होता था डॉक्टर माहेश्वरी के मकान के पीछे, वो जो रहते थे, मुझे याद है अभी भी। किसके साथ? संतोष आनंद जी के साथ आए थे जी। हाँ, वो मतलब होंगे, हम सारे ही लोग होंगे। वो हमारे बड़े मन संचालन मैंने किया था जी, तब मैं करता था। अब बहुत पैसे लेता हूँ उसके। ठीक है, अब इन्हीं को शौक रह गया है। इसकी ये तो तेरी शक्ल देखता हूँ मैं घूम के, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब तू क्या आदमी क्या है यार, मतलब तो चीज ही अलग टाइप की है तू यार। बहुत बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, इसको देखते ही मुझे मतलब ख्याल। हाँ बेटा, हाँ पूछो। हाँ, उनको ये नहीं मालूम होगा कि कवि का मतलब क्या होता है। अच्छा। बड़े लोग हैं, उन सबको मालूम है कि कवि सम्मेलन में यार, से बातें किए जा रहे हो, अब उनको बताएं। गा भी रहे हो, डायलॉग्स भी गा रहे हो, लेकिन बच्चों को तेरे पापा कहाँ बैठे पहले तो ये बता। किधर खड़ा कर, कहाँ बैठे हो पिताजी इनके? ये बैठ जाओ। अब भाई साहब खड़े ही नहीं हो रहे थे, उठ बैठा ने क्यों भेज दियो भाई। ठीक है ना, चलो। हाँ, सवाल कर बेटा जल्दी। हाँ, कभी उन बच्चों को नहीं मालूम होता है ना। बेटा, अब आपको शक्ल देखना है। ये वही बच्चे जो जी 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 एक बार आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में बताओ। जी बिल्कुल। सुनो बेटा, अब मैं एक बात सुनता हूँ। अब तुम भी और तुम्हारे तमाम बच्चे जिंदगी में उन लोगों को अपना आराध्य मत बनाओ जो टेलीविजन पे दिखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो टेलीविजन पे दिखते हैं वो बहुत अस्थायी होता है। बच्चों, पढ़ाई कर लो, टेलीविजन कम देखो। ये 4-4 बार बड़े शान से कहते हैं हमारा बेटा 5-5 बार देखता है, तो क्यों देखता है? एक बार दिखाओ, केबल कटवा दो। एक बार देखो टेलीविजन, क्योंकि इसने बिगाड़ के रख दिया हम सबको। इस टेलीविजन ने हम परिवार के सदस्य एक जगह बैठते थे, अलग अलग कमरों में बैठने लगे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अपना आराध्य, अपना जितने माँ बाप यहाँ बैठे, अपना आराध्य, अपना हीरो उन लोगों को मत बनाओ जो टेलीविजन के फिल्मी पर्दे पे दिखते हैं। इन्हें कहानी सुनानी है तो भगत सिंह की सुनाओ, इन्हें कहानी सुनानी है तो सुखदेव और राजगुरु की सुनाओ, इन्हें कहानी सुनानी है तो विवेकानंद की सुनाओ। वाह वाह वाह। कौन मैं? शैलेश लोढ़ा इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि वो टेलीविजन पे आता है। शैलेश लोढ़ा इसलिए याद किया जाएगा कि उसने वो कविताएं लिखी जो लोगों को 30-30 साल बाद भी याद है। याद किया जाएगा तो कलम की वजह से याद किया जाएगा, याद किया जाएगा तो हिंदी की ताकत की वजह से याद किया जाएगा, याद किया जाएगा तो शब्द की और अलंकार की वजह से याद किया जाएगा। अस्थायी चीजें दुनिया में आती है, चली जाती है, इसे याद रखना मेरी इस बात को। मैं जो कुछ हूं हिंदी कविता की वजह से, और इसलिए हूं क्योंकि मंच सच बोलता है और इस मंच को सच बोला जाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे किसी भी लिए आए हो इस कार्यक्रम में आए, और आप जब घर लौटेंगे तो उनके पास एक नया ज्ञान होगा, कविता क्या होती है। अगली बार कविता सुनने जरूर आए। वाह, वाह। इस तरह से हम कविता के बीज बोके जा रहे हैं। वाह, ये हिंदी कविता के लिए और मुशायरों के लिए बहुत बड़ी चीज है, और ये मंच सच बोलता है। जिस दिन इस मंच ने सच बोलना बंद कर दिया तो कोई सच नहीं बोलेगा। और हमारे देश में सच बोलना इसलिए ज्यादा जरूरी है साहब, कमाल का देश है ये अद्भुत देश है।
इस देश में अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे आप यकीन मानिए, हमारे बड़े स्टार हैं शाहरुख खान साहब, उनको रोक दिया गया था, तो इस देश के मंत्रियों ने बयान पे बयान दर्ज करने शुरू कर दिए कि उन्हें रोक दिया गया। और वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से परमाणु बम का निर्माण कर दिया, उन्हें इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया। तब हमारे देश के नेताओं के कानों पे जू नहीं रहेंगी। तब कहना चाहता हूं कि सच बोला जाना चाहिए। वाह, क्या बात, वाह। कमाल का देश है साहब। यहां हीरोइन के बच्चों के लिए फोटोग्राफर पीछे घूमते रहते हैं। ये यहां गया, ये वहां गया, इसने हाथ हिलाया, इसने वो किया। वो बच्चा जिसे ये भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। जहां हीरोइन की शादी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि 5-5 घंटे मीडिया खड़ा रहता है, लेकिन वो तुकाराम जिसने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जब उसके परिवार का हाल न पूछा जाए तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह, क्या बात। और ये सच बोला जाना चाहिए। क्यों ना बोला जाएगा इस देश में? इसी देश में सच बोला जाना चाहिए। हम अखबारों में विज्ञापन पढ़ते हैं, कार का लोन 10% में, 8% में, 0% में कार का लोन जब इस देश में मिलता हो और एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हो, तब सच बोला जाना चाहिए। क्या बात, वाह। तब सच बोला जाना चाहिए। कमाल का देश है साहब। और हम लोग भी वही लोग हैं जो भाषण सुन के तालियां बजा देते हैं। हम वो लोग हैं जो चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें कोई खबर आती है और हम कहते हैं कि ये जो बाल मजदूरी कराते हैं, इन लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। क्या बात। तब मुझे पंडित गोविंद व्यास, ललित भाई साहब वही गोविंद व्यास, 1982 फालना, ललित भाई साहब उस बात के साक्षी हैं साहब। मैं 2 घटनाएं सुनाना चाहता हूं। ये घटना मंच पे किसी ने नहीं सुनी। 1982 का कवि सम्मेलन, और कोई गलती नहीं गोविंद जी की। इसलिए कोई गलती नहीं कि इतना छोटा बच्चा, मैं 10-12 साल का हिंदी कविता पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा, बहुत सहज बात थी, अगर इसने खुद ने लिखी है तो बहुत अच्छी लिखी है, पर किसी की भी लिखी हुई सुनाई है तो बढ़िया। और यह सहज बात थी। तब राजस्थान के हमारे मथानिया के कवि होते थे रेवतदान जी चारण, वो खड़े हुए और रेवतदान जी ने कहा कि गोविंद जी क्षमा करना, आपकी बात बहुत सहज है, लेकिन ये राजस्थान की धरती है, यहाँ का बच्चा जो होता है ना, वो अपनी बात कहता है, अपनी बात बोलता है, ये अपनी बात बोलने वालों की धरती है। तो हम लोग वो लोग हैं जो भाषणों में तालियां बजा देते हैं, लेकिन हम खुद भी सुधरते नहीं है। ये छोटू 3-4 ला वाले लोग हैं हम लोग। तब पंडित गोविंद व्यास जी की बात मुझे याद आती है। उनकी कमाल की पंक्ति है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। क्या बात, वाह वाह वाह। और हम लोग वो हैं, यहाँ आपको मालूम है, आपके बाढ़ में आप तो नए आए हो लोग, बहुत साल पहले जब पहली बार ये सीट बेल्ट का कानून आया था, तब अभियान चला था कि इसको कैसे किया जाए, इसको प्रोत्साहित कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो एक अभियान रखा था प्रशासन ने कि भाई जो सीट बेल्ट लगा के मिलेगा उसको इनाम विनाम दो थोड़ा, तो उसको लगे कि प्रोत्साहित होंगे इसी से लोग, नहीं तो बाकी तो कहने से कोई लगाते नहीं। यहाँ पर बेल्ट का ही नहीं लगा हुआ, सीट का क्या लगा हुआ। तो सुबह ही सुबह मिल गया कांस्टेबल को एक, अरे सीट बेल्ट लगा, अरे साहब क्या बात है, पहला अभियान आपका कमाल हो गया साहब, आपको 500 रुपये इनाम दिया जाता। पहले तो बात तो पुलिस वाला पैसे दे रहा है, यही आश्चर्य की बात। तो किस बात के लिए सीट बेल्ट लगाया हुआ सुबह से पहले व्यक्ति आप मिलो, इसलिए आप 500 रुपये आपको इनाम है। बहुत बढ़िया, क्या करेंगे 500 रुपये का? लाइसेंस बनवाऊंगा। ये है हमारा हाल, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, हम सुधर ही नहीं सकते। हमारा जीवन का उद्देश्य है। लेकिन चलिए, ये बिटिया यहां आई थी इसलिए मैं कविता सुनाता हूं। एक कविता मैं इस बेटी के नाम करता हूं और यहां जितनी बेटियां बैठी हैं उनके नाम कविता करके जाना चाहता हूं। ये कविता बरसों बाद मैं सुना रहा हूं और मुझे लगता है कि ये सुनाई जानी चाहिए। ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी और मैं आज इस बेटी का नाम क्या उसने नाम बताया नहीं था, नाम बताया था, जो जितनी बेटियां हैं। भाविशा, बहुत बढ़िया भाविशा, बैठो बेटा। मैं इसके नाम करता हूँ, जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं उनके नाम करता हूँ, जितने पिता यहाँ बैठे हैं उनके नाम करता हूँ। इस धरती पे मैं इससे बेहतर कुछ सुना नहीं सकता, तो सुनाने जा रहा हूँ। हम अपनों के साथ जितने, ये बेटियों के लिए नहीं है, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के, सबके लिए है। ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी, मुझे कभी नहीं मालूम था कि मैं इसे मंच पर सुनाऊंगा। बहुत व्यक्तिगत कविता थी, मैंने अपने लिए लिखा था इसे। लेकिन एक बार एक टेलीविजन पर एक शो आता था, कॉमेडी का महामुकाबला, जिसमें रवीना टंडन जी, अरशद वारसी जी, श्रेयस तलपड़े, शेखर सुमन, मैं, राजू श्रीवास्तव, सुनील ग्रोवर, हम सब तमाम लोग हुआ करते थे। और एक खास परिस्थिति ऐसी थी, स्टार प्लस पे वो शो आता था, मैंने कहा आज मेरे पास हंसाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कविता में आंसू में सुना रहा हूँ, लेकिन ये टेलीकास्ट तो होगी नहीं क्योंकि ये कविता आंसू से भरी कविता है। लेकिन वो कविता मैंने सुनाई और वो टेलीकास्ट भी हुई और वो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला जब वीडियो बन गया, तब मुझे लगा कि कविता मेरी नहीं है, लोगों की कविता है। तब मुझे सुना, इस कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी होती है कि जब अपनों के साथ होते हैं तब हम अपनों के साथ होते नहीं हैं। तब मैं सुनाता हूँ। मैं उस
बच्ची के पिता को एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे बहुत खुशी हुई 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ में एक बच्ची के पास इतना आत्मविश्वास हो कि जिसे वो अपना हीरो मानती है उससे आके बात करे। वाह, मैं उसके प्यार और स्नेह को नमन करता हूँ। मुझे अपना हीरो मानती है, आके तारक मेहता के लिए कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन उस माँ बाप को प्रणाम जिन्होंने उसे इतना आत्मविश्वास दिया है कि वो भीड़ में आके भी बात कर सके। अपनी बच्चियों को इतना आत्मविश्वास दीजिए कि वो भीड़ के सामने खड़ी होकर बात कर सके। वाह, जब लोग कहते हैं ना, मेरी इस टिप्पणी को शबीना जी समझना, जब लोग नारे लगाते हैं ना, किसी का विरोध करते हैं, नेताओं के घर चूड़ियां लेके जाते हैं कि चूड़ियां पहन लो फिर तो, तब मैं कहना चाहता हूं बंद करो ये, क्योंकि चूड़ियां औरत के श्रृंगार का विषय है, कमजोरी की निशानी नहीं है। तब डॉक्टर उर्मिलेश का मुझे एक दोहा याद आता है। उर्मिलेश शंकर कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोख हसीन। क्या बात। तब मैं कविता सुनाता हूं। दिनेश भाई, आपकी वजह से रंग में, दिनेश मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने। हिंदी कवि सम्मेलनों में हमारी बहुत सारी यात्राएं रही है, और तुम तो जो हो वही हो। जैसे हैं वैसे हैं, अब क्या कहें कि कैसे हैं। स्वागत है, स्वागत क्या स्वागत है रे। हाँ, कहना तो पड़ेगा। चलना तेरे को मेरे साथ ही है जोधपुर के लिए। ध्यान रखना। हुक्म। आप एक गाना सुनाना चाहते हो? हाँ, इसके जस्ट बाद अपना म्यूजिक का एक प्रोग्राम है। जैसे ही मैं कविता खत्म करूंगा उसके बाद हारमोनियम इधर आएगा। इससे आगे कितना बढ़ोगे? निश्चित तौर पे। आपके यहाँ कब है लोक कलाकारों का कार्यक्रम, कब है? नहीं, हाँ, आप सुनाइएगा, जरूर सुनाएंगे, आपको सुनवाएंगे, आपको पक्का मौका देंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल। अरे इसको हाथ पकड़ के नहीं, बिठा दो आराम से यार। किसी कलाकार का सम्मान करो यार, बहुत जरूरी है। कलाकार अच्छा है बुरा नहीं होता, कलाकार होता है। और कोई व्यक्ति उसके कपड़ों से, उसकी आर्थिक स्थिति से हमें कभी नहीं आंकना चाहिए। उसकी इच्छा है कि उसे सुनाना है, सुनाने दो, जहां मिल जाए मौका। आपके यहाँ कोई कलाकार जब भी मौका हो आप सुनाने दीजिए ना। इससे आप किसी व्यक्ति को खुशी के अलावा और दे क्या सकते हैं साहब? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते। खुशी दीजिए। जब आपके यहाँ लोक कलाकारों का कार्यक्रम हो तो जरूर सुनवाइएगा, उसमें क्या दिक्कत है? भले ही देखो, अच्छा बुरा तो हर आदमी को लगता है कि मैं गा सकता हूँ। इस देश के अंदर हर आदमी को लगता है कि मैं गा सकता हूँ। सुर की समझ किसी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जी अच्छी बुनी है, बुरी बुनी है, किसी करेला आपको खराब लगता है, मुझे पीना पड़ता है, इसमें क्या हुआ? तो ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। ये देश तो ऐसा है साहब, जो सचिन तेंदुलकर और कोहली के लिए भी आलोचना कर सकता है। तो हम क्या करें साहब? किसी को कुछ अच्छा लगे नहीं लगे वो नहीं। मैं, हमारा एक दोस्त आलोचना करने का, देखो कोहली, देखो कोहली, इतना पैसा है, तो पैसा वाला, एक रन वास्ते भागे कई काम रो। अब आप तरीका देखो लोगों का, तो कुछ भी कह सकते हैं। तब मैं कविता ये सुनाता हूँ। भाविशा यहाँ आई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने अपनी बेटी के नाम ये कविता लिखी थी। इस कविता का विषय समझना। ललित भाई साहब, हुआ यूं, एक ज़माना ऐसा था, एक डेली टेलीविज़न शो करने वालों के पास सब कुछ होता है, वक्त नहीं होता। मैं यहाँ से भी निकलूँगा, सुबह पहुँचूँगा, बॉम्बे जाऊँगा, कल शाम को 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक लगातार शूट करूँगा बिना सोए, क्योंकि हमारे लिए आपके पास पहुँचना ज़रूरी है। हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, 8:30 बजे हमें आना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको हमने वादा कर रखा है, इसलिए आते ही हैं। सब कुछ होता है, वक्त नहीं होता। मैं उस ज़माने में, अब तो वो विदेश में रहती है मेरी बेटिया, मैं उस ज़माने में, सर्वजीत तू खड़ा क्यों है? बैठ जा यार, आजा सामने आजा, अरे एक सोफा खाली है, आजा इधर आजा, अरे तू आ भाई, तू जोरू का भाई है मेरा, सारी खुदाई एक तरफ। अच्छा, ये आके खड़ा भी इसलिए रहा होगा कि मैं देख के इसको बिठा दूं। बैठ जा। ये मेरे कर्मों के दोष हैं। बैठ जा। वाह, तो मैं, सब कुछ था, वक्त नहीं होता था। तो अब वो बहुत साल पहले की बात है, तब लिखी थी। मैं उदयपुर राजस्थान में एक कार्यक्रम करने के लिए आया, और जब कार्यक्रम कर रहा था उसका फ़ोन आया मेरे पास। और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ती थी, तो बब्बू, वो मुझे बब्बू बोलती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा नाम बबलू रखा हुआ है, तो उनके मुंह से उन्होंने पहली बार बबलू सुना, तो वही बब्बू। आप तो जानते भी हैं बबलू, तो वही बब्बू। तो बब्बू वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ। तो बोले उदयपुर तो राजस्थान में है। मैंने कहा हाँ।
आप जोधपुर आ रहे हो मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं बेटा नहीं आ पाऊंगा, मैं कमिटेड हूँ, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, मैं लौट रहा हूँ। अब अगला सवाल जो उसने मुझसे किया, मैं हिल गया। मुझसे पूछती है शबीना जी, अंग्रेजी में उसने व्हाट डू यू चार्ज पर डे? मैंने कहा क्या क्या बोल रही है तू? बोले आप एक दिन कहीं कार्यक्रम में जाने का कितना पैसा लेते हैं? मैंने कहा तुम क्यों पूछ रही हो ये बात? कि नहीं अगले हफ्ते मेरा स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है और मैं उसमें पहले एक नाटक में परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप देखने आओ तो क्या मैं प्रिंसिपल को बोलूँ कि आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाए? तो आप कितने पैसे लेते हैं मैं उन्हें बताऊँ? यकीन मानिए मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया। क्या बात, वाह। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, और इस सवाल का जवाब नहीं था तब मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तब मैंने ये कविता उसके लिए लिखी थी, फिर सारी दुनिया की कविता हो गई। ये कविता मैं आप तमाम उन लोगों के नाम करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जितनी माएँ यहाँ बैठी है, जितनी बेटियाँ यहाँ बैठी है, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने पिता यहाँ बैठे हैं, सबके लिए। और इससे अच्छा वातावरण मुझे मिल नहीं सकता। ये ऐतिहासिक क्षण है लोक बंधु जी, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग वर्षों से कवि सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है। रात को 2 बजे सुई गिरे तो आवाज़ हो और उसमें हिंदी कविता का ऐसा उच्चार हो। यकीन मानिए बाड़मेर वालों, आपने ऐसा दिल जीता है और ये कमाल किया है। आपको सलाम है, अद्भुत सलाम है। कि क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है। सुने शबीना जी, मंच पे एक बेटी बैठी है और एक माँ भी बैठी है, दोनों को कहता हूँ क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। आपकी भावुकता में देख रहा हूँ शबीना जी, आपकी आंखों के जो आपका गीलापन कविता शुरू होने के पहले ही आ गया। यही हिंदी कविता की, यही कविता की और ये शायरी की ताकत है। तब मैं कहता हूँ ये आंसू मेरी जीत है। तब मैं कहता हूँ क्या लिखूं? क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस पे शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। हिंदी कविता में हमेशा कहता हूं हम लोग तो कुछ नहीं है साहब। सत्तन जी आज अस्वस्थ हैं, उम्र भी हो गई है। मैं एक बात इनके दावे और पूरे ऑथेंटिफिकेशन के साथ कहता हूं, हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे जितने कवि आते हैं उनको हमेशा कहता हूँ कविता पढ़ी कैसे जाती है। अगर ये सीखना हो तो श्री बालकवि बैरागी और सत्यनारायण सत्तन, इन दो से सीखना चाहिए कविता पढ़ी कैसे जाती है। वाह। ये लोग वो व्यक्ति हैं, ये लोग वो व्यक्ति हैं साहब जो सब कुछ घर बार छोड़ के रात को 2 बजे यहाँ बैठे हैं। अभी जाएंगे, पूरी रात जाके घर कब पहुंचेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दूसरे कार्यक्रमों के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इनके लिए आप महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वतन है महत्वपूर्ण है। तब कहता हूँ क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। घर में कोई गुस्से में अगर पिता आए तो माँ सबसे पहले बच्चों को आगे करती है कि गुस्सा शांत हो जाए। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं लिखूंगा कि वो तो सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह। क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। बच्चे हमसे चाहते क्या है? जो हमसे चाहते हैं वो हम देते नहीं, जो हम देते हैं वो हमसे चाहते नहीं। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। घर कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जब आप निकलती होंगी पूछती होंगी घर कब आओगे, घर कब आओगे। बच्चा चाहे कुछ भी, घर कब। आप बचपन के दिन याद कीजिए, आप ट्रेन में जाते थे अपने पिता के साथ और मान लो पिताजी पानी लेने के लिए स्टेशन पे उतरे हैं और अचानक ट्रेन चल पड़ी और आपने देखा नहीं, तो आप रो रो के आसमान सर पे उठा लेते थे कि पिता गए का। एक ही सवाल। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। घर कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, हम यही कहते हैं, जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा।
अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूं जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। हम यही कहते हैं ना, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छिपाते हुए मैं देता हूं जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे नहीं करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही जवाब, वो अपनी आंखों पर रख लेती है किताब। यकीन मानिए रिश्ता क्या है, दुनिया में जो सबसे अच्छा कह सकता हूं, जो सबसे अच्छा आप सुन सकते हैं, वो इस मंच से कह रहा हूं। आखिर रिश्ता है क्या? इस रिश्ते को कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। अगर आपको लगे कि रिश्ते की परिभाषा आपके बेटे ने ठीक दी हो तो मुझे बताना जरूर। वो जो सबसे अच्छा कहने जा रहा हूँ, गुरुजी की रिश्ता है क्या? सत्यन गुरु तब कहता हूँ रिश्ता है कि आसमान में उड़ती, तारीख बताओ, टाइम बताओ, उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब नहीं दे पाता सही से जवाब, वो चेहरे पे रख लेती है किताब। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। ये रिश्ता है क्या? एक आसमान में उड़ता हुआ विमान, बहुत ऊंचा विमान, 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता हुआ विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, सारे के सारे लोग। विमान में सबसे आगे बैठी हुई एक लड़की के हाथ में एक छोटा सा खिलौने से खेलती हुई लड़की। सब लोग वहां बैठे हुए। अचानक विमान हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। लोगों को लगा कि हम मर जाएंगे, धरती से टकरा जाएंगे, मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगी। और उस विमान में सारे लोग बैठ के भूल रहे कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। जब मौत सामने होती है तो आदमी को पद नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है तो आदमी को प्रभाव नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है आदमी को पैसा नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है आदमी को अधिकार नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है तो आंसू नजर आते हैं। रोने लगे सब लोग कि हम मर जाएंगे। न भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं, हे भगवान बचा ले, जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। रिश्ता होता क्या है बताता हूं, जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़की जो आगे बैठी हुई थी, वो खेल रही थी और बाकी सब लोग रो रहे थे। अचानक भगवान ने सुन ली, मौसम संयत हुआ, ठीक हुआ, लोगों की जान में जान आई। लोगों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। और तब एक व्यक्ति उस बच्ची के पास गया और कहने लगा, बेटा तुम्हें नजर तो आता है ना? बोले हाँ मुझे नजर आता है। नजर तो आता है, तो बेटा तुम्हें नजर आ रहा था सब कुछ? हाँ नजर आ रहा था। कि तुम्हें पता नहीं कि हम मर रहे थे, हम रो रहे थे और तुम चुपचाप बैठी थी। तुम्हें दिखता है? बोले हाँ अंकल सब कुछ दिखता है। तो तुम्हें सुनाई देता है? बोले हाँ सब कुछ सुनाई, जो प्राण पंक्ति है वो सौंप रहा हूं। और इसके बाद अगर आपको लगे तो मुझे बताना कि तुम्हें सब कुछ सुनाई देता है। कहां सुनाई देता है? बेटा हम रो रहे थे, मर रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और मैं जानती हूं कि मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। घर कब आओगे छोटा सा सवाल सलोना, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज कार की ड्राइव, 5 स्टार होटल में खाने या नए नए आईफोन नहीं मांगती। ये तमाम वो चीजें हैं जो पैसे खरीद के दे सकते हैं, लेकिन जो दे सकते हैं नहीं देते वो सुनना। वो ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज कार की ड्राइव, 5 स्टार होटल में खाने, नए नए आईफोन नहीं मांगती, न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। क्या बात, वाह वाह शैलेश, वो बस क्या बात है, क्या बात। कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूं और झूठे झूठे हिसाब देने लगता हूं। वो झूठा ही सही ये समझाती है जैसे सब कुछ समझ गई हो, लेकिन वो आंखें बंद करके रोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है। जिंदगी ने जाने क्यों इतनी उलझ जाती है। और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। मित्रों जरा जोरदार तालियां उठें एक बार। और मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कवि समाज की ओर से कि 10 वर्ष बाद में आदरणीय कलेक्टर साहब, आपने, लोक बंधु जी ने, विष्णोई जी ने, हमारे जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने ये अद्भुत आयोजन किया, ये काव्य यज्ञ आयोजित किया। हम सब कवियों की ओर से आपका आभार। और हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, घुट घुट कर न मर जाएं कहीं, आदमी का ख्याल करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।